I scored 74 marks in economic law and this is my certified copy। एग्जाम देने से पहले मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे अगर एग्जाम में आईसीआई स्टडी मटेरियल से सेम केस स्टडी मिल जाती है तो क्या कॉपी पेस्ट करने पे आईसीआई पूरे मार्क्स अलॉट करता है या उसमें से भी कुछ डिडक्ट करता है, और आंसर का प्रेजेंटेशन किस तरह से देना है जिससे कि आंसर मिले, क्योंकि हम सब ये जानते हैं आईसीआई स्टेप वाइज मार्किंग करता है। तो इस कॉपी में वही चेक करेंगे आईसीआई कौन सी स्टेप के मार्क्स देता है। फिर सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट की केस स्टडी 5। तो केस स्टडी 5 में आप देख सकते हैं मुझे 15 आउट ऑफ 15 मिले थे। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, 5.6, 5.7, 5.8, तीनों 5-5 मार्क्स के थे और मुझे हर क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 5 मिले थे। तो इस क्वेश्चन में चेक करेंगे आईसीआई ने कौन सी स्टेप पे कौन सा मार्क्स दिया है और हमें आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, या सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से ही पूरे आंसर मिलते हैं। तो मैं ये बता दूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट भी डालने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं। वो मैं इस क्वेश्चन के एंड में आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी थी जिससे मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी 5 का क्वेश्चन नंबर 5.6। ये बेनामी एक्ट का क्वेश्चन था। इसमें जो ट्रांजेक्शन था वो बेनामी है या नहीं वो पूछा गया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो इसमें सबसे पहले मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी उसका फर्स्ट स्टेप था और 1 नंबर डेफिनेशन लिखने का था। इसके बाद चलते हैं अगली स्टेप पे जहाँ पे आईसीआई ने मार्क्स अलॉट कर रखे हैं। मैंने डेफिनेशन लिखने के बाद बेनामी के प्रोविजंस लिखे। तो आईसीआई ने सेकंड स्टेप में जो बेनामी के प्रोविजंस लिखे थे उसका भी 1 मार्क्स अलॉट किया हुआ है। तो टोटल हो गए मेरे 2 मार्क्स। इसके बाद चलते हैं अगर नेक्स्ट स्टेप पे, तो इसके बाद मैंने सारे प्रोविज़न लिखने के बाद मैंने एक रिलेट विद क्वेश्चन किया, जिसमें आप देख सकते हो जो भी केस स्टडी में जो पार्टी दे रखी थी इन दी गिवन अबाउ केस, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं, उसका एक तरह से समरी लिख दी उसकी क्वेश्चन की। रिलेट कर दिया इसको मैंने केस स्टडी को जो अपन ने प्रोविजन लिखा था ऊपर उससे। तो उसके मुझे आप देखिए 2 मार्क्स अलॉट किए हुए हैं क्वेश्चन को केस स्टडी से रिलेट करने के। और अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। तो लास्ट में जो 4th स्टेप है उसमें 1 मार्क्स दिया हुआ है। ये 1 मार्क्स किसका है? कंक्लूजन लिखने का। ये जो मैंने 2 लाइनों में 3 लाइनों में यहाँ लिखा है ये कंक्लूजन लिखा है। तो हमारा आंसर टोटल किस तरह से स्टेप वाइज अलॉट किया हुआ है आईसीआई ने। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन हो, उसके बाद उसका प्रोविजन लिखना है और प्रोविजन के बाद रिलेट विद केस स्टडी करना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं हर क्वेश्चन में और इसी के मार्क्स अलॉटेड होते हैं। तो अगर आपको नई केस स्टडी भी आ रही है तो उसका भी आंसर इसी स्टेप में इसी तरह लिखना है। इन्हीं 4 स्टेप में आईसीआई के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्टली प्रोविजन लिख के और कंक्लूजन लिख देते तो आईसीआई मार्क्स डिडक्ट करता। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन किया था मैंने 5.7, जिसमें भी मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले थे। ये क्वेश्चन था मनी लॉन्ड्रिंग का। आपको क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। 5.7 जो क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट थे और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। तो तीनों के अलग अलग मार्क्स अलॉट कर रखे थे। तो ऐसे केस में आईसीआई तीनों के अलग अलग आंसर देने पे कितने मार्क्स अलॉट करता है वो देखते हैं सर्टिफाइड कॉपी में। इसमें जो पहला पार्ट था वो था शेड्यूल ऑफेंस और प्रेडिकेट ऑफेंस के बीच का क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल से सर्च करके लिख दिया था और इसके आईसीआई ने मुझे कितने मार्क्स अलॉट किए ये देखते हैं। ये जो 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन था जिसमें 3 पार्ट थे। तो फर्स्ट पार्ट था इसका 2 मार्क्स का और मैंने एग्जैक्टली पूरा डिफरेंस लिखा तो मुझे 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। इसके सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था प्रेडिकेट ऑफेंस कौन कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो मैंने बस उनके नाम लिख दिए यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो कर सकती हैं। तो मुझे इसके 1 मार्क्स मिल गया। और इसके बाद लास्ट उसमें थर्ड पार्ट था जो प्रोसिक्यूटर है उसके अगेंस्ट कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं। तो मैंने वो एज पर प्रोविजन जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं वो लिख दिए मैंने। तो इसके भी मुझे 2 मार्क्स अलॉट कर दिए और टोटल मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिल गए। फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो निकला जो इसमें 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। पहला वाले में 2 अलॉटेड थे, दूसरे में 1 अलॉटेड थे, सेकंड में 2 अलॉटेड थे।
जो एक छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इसमें हम डायरेक्ट प्रोविजन और उसके बाद कंक्लूजन ही लिखेंगे, क्योंकि अगर पूरा रिलेट विद क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन सब कुछ लिखने लग गए तो डेफिनेटली पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा और पेपर हमारा छूटेगा। अगर क्वेश्चन बढ़ाएं 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का, तो उसी में ही वो स्टेप चलेगी, डेफिनेशन, प्रोविजन, रिलेट विद क्वेश्चन एंड लास्ट में कंक्लूजन। और अगर क्वेश्चन छोटा है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, तो उसमें बस प्रोविजन और उसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन, इसी से आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको सर्टिफाइड कॉपी में भी बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 5.8, जिसमें भी मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। ये था जो भी रेड होती है उसके अगेंस्ट क्या क्या राइट हैं जिसके अगेंस्ट रेड हुई है। तो इसमें भी 2 पार्ट किए हुए थे, 1 और 2। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में सेम वही स्टेप की, सबसे पहले प्रोविजन, डेफिनेशन, प्रोविजन और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन लिख दिया, क्योंकि ये 3 मार्क्स का था तो इसमें तीनों चीज़ें आएगी, तो मुझे 3 आउट ऑफ 3 मिल गए। और इसका सेकंड पार्ट था ड्यूरिंग द अरेस्ट क्या क्या राइट है मामला में जिसको अरेस्ट किया गया है। तो मैंने सिंपली इसके ओनली राइट लिखे हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन की लाइन लिख दी, जो भी इसका कंक्लूजन है केस स्टडी से रिलेट करके। तो ये 2 मार्क्स का था और मुझे 2 में से 2 मिल गए। देखिए मैंने ये इस आंसर को ओनली 8 से 10 लाइन में लिखा है और 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिले हैं मुझे। तो इसका मतलब है आईसीएआई को सिर्फ आपके कंटेंट से मतलब है। अगर आप फालतू चीज़ें लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो सजेस्टेड आंसर है उसमें भी यही चीज़ें हाईलाइटेड हैं, तो इसलिए मुझे फुल मार्क्स मिले। कोई आंसर की लेंथ मैटर नहीं करती कि 2 नंबर का है तो इसमें 3 पेज भरने, 2 पेज भरने, या बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें 5 पेज भरने, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंटेंट लिखो, चाहे आपको कम पेज भरे, कोई इश्यू नहीं है, बस आईसीएआई को कंटेंट से मतलब है। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट की केस स्टडी 4 और मुझे केस स्टडी 4 में मिले 11.5 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे गलती हुई और कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए और कहाँ पे मुझे मार्क्स मिले। तो सबसे पहले 4.6 क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, जिसमें बताना था पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मुझे फर्स्ट स्टेप में 0 मार्क्स मिले हुए हैं। जब मैंने इसको सजेस्टेड आंसर से मैच किया तो ये मेरा सेक्शन आंसर बिल्कुल सही था, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे और मैं वो जो अमेंडमेंट हुआ था उससे थोड़ा अवेयर नहीं था, तो मैंने वो पुराना वाला प्रोविज़न लिख दिया था, इसलिए मुझे यहाँ मार्क्स नहीं मिले। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगली स्टेप मार्किंग कहाँ पे दी गई है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने ये सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट के सारे प्रोविज़न लिख दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए सर्च करके स्टडी मटेरियल से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सारे प्रोविज़न्स ख़त्म हो गए तो मुझे 5.5 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 8 सॉरी। तो 8 में से 5.5 आपके प्रोविज़न लिखने के मार्क्स थे। तो मुझे इस क्वेश्चन में ओनली डेफिनेशन लिखी थी, जो तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट की वजह से गलत हो गई मेरी, तो कुछ नहीं मिला और मैंने बस प्रोविज़न लिख दिया, तो उसका मुझे 5.5 मार्क्स मिल गया। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, आईसीएआई एग्ज़ाम में आपकी हैंड राइटिंग कोई मैटर नहीं करती। अगर आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी है, आपका कंटेंट एकदम करेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी भी कोई इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, फिर भी मुझे लास्ट केस स्टडी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले और इसमें भी जितना मैंने लिखा, जो चीज़ छोड़ी उसका नहीं मिला मार्क्स। तो आईसीएआई एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग कोई मैटर नहीं करती, ऐसा नहीं है वहाँ जमा के लिखने लग गए, इससे आपका पेपर छूटने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर थोड़ा भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4.7 पे, जो 7 मार्क्स का था, जिसमें मुझे 6 मार्क्स मिले। तो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं 1 मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हुआ है मेरा। ये क्वेश्चन था मोराटोरियम पीरियड का, जिसमें पर्सनल गारंटर पे ये एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा था 7 मार्क्स का, तो इसमें डेफिनेशन और प्रोविज़न, रिलेट विद क्वेश्चन, सभी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने पर्सनल गारंटर की जो भी डेफिनेशन थी वो लिख दी, फिर मोराटोरियम पीरियड की जो भी डेफिनेशन थी वो लिख दी, फिर उसके नीचे उसके प्रोविज़न स्टार्ट किए। और एक चीज़ आपने वो नोटिस की होगी, जो ये सेक्शन नंबर आप लिखते हो, कॉपी पेस्ट करते हो स्टडी मटेरियल से सर्च करके, उनको एक बॉक्स में हाईलाइट कर दो। जब कॉपी चेकर कॉपी चेक करता है तो उसकी डायरेक्ट बॉक्स पे नज़र जाती है और इससे होता क्या है, वो ये एज्यूम कर लेता है अगर सेक्शन नंबर मैच हो गया तो कि आपने सही जगह से कॉपी पेस्ट किया है।
और इस केस में वो बस सेक्शन नंबर देख के आगे का कंटेंट में भी पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, लेकिन आपकी एक श्योरिटी बन जाती है वहाँ से ही इसने सही कॉपी पेस्ट किया है। इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ये सब कुछ प्रोविजन चल रहे हैं पर्सनल गारंटर से रिलेटेड मोराटोरियम पीरियड के, आईबीसी का क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले हैं। इस तरह मुझे इस केस स्टडी में टोटल मिल गया 11.5 आउट ऑफ 15। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट की केस स्टडी 2 जिसमें मुझे 11 मार्क्स मिले आउट ऑफ 15। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 2.6। इस केस स्टडी का आंसर चेक करने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर बताता हूँ, बिकॉज इसमें हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट बना रखे थे। जैसे 2.6 तो उसका ए पार्ट, बी पार्ट, 3 मार्क्स 2 मार्क्स, 2.7 में 2 मार्क्स 2 मार्क्स, 3 मार्क्स 3 मार्क्स। तो हमें आंसर बस प्रोविजन और कंक्लूजन लिखना था। अगर इसमें सब चीज़ें लिखने बैठ जाते तो ये डेफिनेटली हमारा बहुत टाइम कंज्यूम करता। क्वेश्चन नंबर 2.6 था एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का क्या क्या चीज़ें चेक करनी है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के लिए। मुझे इसमें आउट ऑफ 3 2 मार्क्स मिले। तो ये 2 मार्क्स कौन सी स्टेप के मिले वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑल राइट, सब कुछ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो मुझे ओनली फर्स्ट स्टेप में मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी, प्रोविजन लिखे थे एंटी कॉम्पिटिटिव के क्या क्या चेक करना है, बस उसी के मुझे मार्क्स मिले हुए हैं। बाकी के मुझे मार्क्स नहीं मिले हुए हैं सेकंड स्टेप के। मैं भी जब मैंने आंसर उसमें चेक किया तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी लिख रखी थी उन्होंने सजेस्टेड आंसर में, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, इसलिए मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। जो क्वेश्चन नंबर बी है वो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ये आरबीआई की फेमा का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे कंप्लीटली 2 आउट ऑफ 2 मिले हैं। तो चेक करते हैं आगे क्या क्या लिखा मैंने। सबसे पहले जो रूल 5 के शेड्यूल 3 के प्रोविजन थे वो प्रोविजन लिख दिए। और प्रोविजन लिखने के बाद एक देखो 2.6 की स्टेप 1 में प्रोविजन लिखने का 1 मार्क्स अलॉटेड है और मुझे पूरा 1 मार्क्स मिल गया, सॉरी। और लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया और इस कंक्लूजन का भी मुझे 1 मार्क्स मिल गया। तो मुझे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल गए। बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.7 का ए पार्ट है, वो भी प्रायर परमिशन आरबीआई की चाहिए नहीं चाहिए वही पार्ट था। और ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें मुझे 1.5 मिले। सबसे पहले मैंने प्रोविजन लिखा तो 1 मार्क्स मिला। उसके बाद जो कंक्लूजन लिखा उसमें 0.5 मार्क्स मिला और टोटल 2 आउट ऑफ 1.5 मार्क्स मिले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 का बी। इस क्वेश्चन में मुझे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिले। ये था सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, ये भी फेमा का क्वेश्चन था। तो जो भी प्रोविजन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से रिलेटेड वो लिखे और उसका ये जो प्रोविजन लिखा उसका मुझे 1 मार्क्स मिला यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कंक्लूजन भी लिख दिया लास्ट में, तो कंक्लूजन का भी मुझे 1 मार्क्स मिला। इस तरह मुझे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन में। इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8। ये 2.8 क्वेश्चन 3 मार्क्स का था जिसमें मुझे 2.5 मार्क्स मिले। ये रेरा का क्वेश्चन था जिसमें रिफंड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे। तो वो प्रोविजन मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रोविजन की स्टेप्स थी उस प्रोविजन की स्टेप में 2 मार्क्स थे अलॉटेड आउट ऑफ 3, तो मुझे 2 मिल गए। और लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन लिखा तो उसमें 0.5 मिले, 3 आउट ऑफ 2.5 मिल गए मुझे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है 2.8 का बी, इसमें 3 मार्क्स का है, इसमें मुझे 1 मार्क्स मिला है। और आगे देखते हैं कॉपी में, तो आगे ब्लैंक है बिकॉज मेरे से भी एक गलती हो गई थी। मैंने स्टार्टिंग से टाइम मैनेज नहीं किया था, इसलिए 3 केस स्टडी ही मैं कर पाया और तीसरी भी पूरी नहीं हुई। अगर 4 केस स्टडी में कंप्लीट कर लेता तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, 85 86 अराउंड 90 भी। बट तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो भी लिखो कंटेंट लिखो और एक स्टेप वाइज लिखो। आपको सर्टिफाइड कॉपी से पता ही चल गया है आईसीआई किस स्टेप के कितने कितने मार्क्स अलॉट करती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटा क्वेश्चन है 2 नंबर का तो प्रोविजन कंक्लूजन, बड़ा क्वेश्चन है तो डेफिनेशन प्रोविजन रिलेट विद क्वेश्चन और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। और हैंड राइटिंग आपकी कोई मैटर नहीं करती। सो थैंक यू सो मच गाइज।